हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर एड्सॉर्प्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस एट अ सरफेस इन अ डिफरेंट कंसेंट्रेशन देन इन द एडजॉइनिंग बल्क फेज इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन। मीनिंग समझें इसका क्या होता है। सपोज जैसे ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर यदि कोई पार्टिकल है यहां पे, तो उसके आसपास दूसरे पार्टिकल्स भी होंगे उसी सॉलिड के। अब सेम टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो तुम्हें दिख रहा है अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो बीच वाला पार्टिकल है उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन यदि मान लो ऐसे ही अपन एक पार्टिकल्स की सरफेस पे लेते हैं यहां, तो अब इसी सॉलिड का एक पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये वाला फोर्स लगा, ये वाला फोर्स लगा, इन्होंने एक दूसरे को काट दिया। अब ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला पार्टिकल नीचे की तरफ फोर्स लगा के। लेकिन अब इसको कैंसिल करने के लिए देखो ऊपर पार्टिकल नहीं है सॉलिड का। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां पर पार्टिकल होते हैं अंदर, अंदर को अपन बोलते हैं बल्क फेज, इसको बोलते हैं अपन बल्क फेज। तो यहां अंदर की तरफ जो पार्टिकल है उनके ऊपर नेट फोर्स 0 है। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल्स रहेंगे यहां पे, यहां पे, यहां पे, इन सब के ऊपर एक ये वाला फोर्स बच जाता है, एक ये वाला फोर्स रह जाता है। ये सारे पार्टिकल्स के ऊपर ऐसा एक फोर्स बचा हुआ है। तो अब ये सॉलिड क्या करता है, इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपनी सरफेस के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस को डिपॉजिट कर लेता है, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने लगेगा जो नीचे वाले फोर्स को कैंसिल करने लगेगा। तो सपोज यदि इस सॉलिड के कांटेक्ट में कोई गैस आती है, तो ये सॉलिड क्या करता है, उन गैस के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस पे जमा कर लेता है, जिसकी वजह से इस गैस और सॉलिड के बीच में ऐसा फोर्स लगने लगा, ये फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। तो सॉलिड ये चाह रहा था कि ये वाला जो फोर्स है जो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो जाए, वो अब होने लगा। पर सॉलिड ने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया क्या, गैस के पार्टिकल्स को अपनी सरफेस के ऊपर जमा कर लिया। ये जो एक सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द अदर, इसको अपन बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। तो ये तो हो गया एड्सॉर्प्शन, जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हुआ, सॉलिड की सरफेस पर एड्सॉर्प्शन हुआ, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जिसकी सरफेस पे डिपोजिशन हुआ उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। जिसका डिपोजिशन हुआ, ये गैस के मॉलिक्यूल डिपॉजिट हुए, जिसका डिपोजिशन हुआ उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। ठीक, तो पूरा फिनोमेना एड्सॉर्प्शन, जिसकी सरफेस पे डिपोजिशन हुआ वो एड्सॉर्बेंट, जिसका डिपोजिशन हुआ वो एड्सॉर्बेट। अब यदि ये एड्सॉर्प्शन किसी तरह से अपन खत्म कर दें, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसको यहां से हटा दें, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स इस सरफेस को छोड़ के निकल जाते हैं, कैसे हटा सकते हो, तुम सॉलिड को हीट कर दो। सॉलिड को हीट करने से ये इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कैंसिल हो जाता है, ये गैस के मॉलिक्यूल इसको छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल जैसे ओस की बूंदें हैं, ये घास के ऊपर सुबह सुबह जमा हो जाती हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ओस की बूंदें घास के ऊपर से इवेपोरेट होकर निकल जाती हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें कोई सब्सटेंस एड्सॉर्प्शन के बाद सरफेस को छोड़ देता है, इसको हम बोलते हैं डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन का अपोजिट होता है, मॉलिक्यूल्स का सरफेस को छोड़ के चले जाना, दैट इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अभी हमने देखा कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, हमने देखा एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होता है। अब देखेंगे एड्सॉर्प्शन के टाइप्स क्या क्या हैं। पहला है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, या उसी का दूसरा नाम है फिजिसॉर्प्शन। नाम से ही पता चल रहा है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, मतलब इसमें
कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनेंगे। सिर्फ एडसॉर्बेट की सरफेस पर, एडसॉर्बेंट की सरफेस पर एडसॉर्बेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐसे डिपॉजिट हो जाएंगे और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, जो कि एक वीक फोर्स होता है। बस, तो ये सरफेस पे जमा हो जाएंगे और क्योंकि ये वीक फोर्स है तो ये आसानी से हट भी जाते हैं। मतलब इन मॉलिक्यूल्स को यहां से अपन इजीली हटा भी सकते हैं, मतलब इनका जो डिसॉर्प्शन है वो इजीली हो सकता है। तो ये कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसमें कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं बनते, सिर्फ वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं। ये कहलाता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जब ये मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर आते हैं तो ये सरफेस के साथ केमिकल बॉन्ड्स बना लेते हैं, और अपन को पता है केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको अपन इतनी इजीली रिवर्स नहीं कर सकते। तो इन मॉलिक्यूल्स को केमिसॉर्प्शन के केस में आसानी से नहीं हटाया जा सकता, इसको हम बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस। इसमें अपन ये देखेंगे कि किसी गैस का सॉलिड के ऊपर यदि एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस, गैस किस टाइप की है इस पे डिपेंड करता है कि एड्सॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा। ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विफाई होना मतलब जो आसानी से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अमोनिया है, NH3 है, HCl है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऐसी गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विड स्टेट में बदल जाती हैं। इनका एड्सॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस पर ज्यादा होता है। ऐसी गैसेस जो आसानी से लिक्विड स्टेट में नहीं बदलती, जो इजीली लिक्विफिएबल नहीं होती, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका एड्सॉर्प्शन सॉलिड की सरफेस पर कम होता है। जो जितनी आसानी से लिक्विड स्टेट में बदलती है उसका एड्सॉर्प्शन उतना अधिक होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, नेचर ऑफ गैस। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब एड्सॉर्बेंट कैसा है, सॉलिड कैसा है। अपन ने पहले देखा था गैस कैसी है, सॉलिड कैसा है। अलग अलग सॉलिड का नेचर होता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन अधिक होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एड्सॉर्प्शन कम होता है। तो इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट में हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर गैस का एड्सॉर्प्शन सबसे अधिक होता है। तो जैसे मैंने बोला था अलग अलग सॉलिड का अपना अलग अलग नेचर होता है कि उसके ऊपर गैस कितनी मात्रा में एड्सॉर्ब होगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड। ये जो टर्म है स्पेसिफिक एरिया, उसका मतलब देखते हैं क्या होता है। स्पेसिफिक एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एड्सॉर्प्शन पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट। किसी एड्सॉर्बेंट मतलब किसी सॉलिड के 1 ग्राम में कितना एरिया अवेलेबल है जहां पर गैस जमा हो सकती है, उस एरिया को अपन बोलते हैं स्पेसिफिक एरिया। ग्रेटर इज द स्पेसिफिक एरिया, जितना ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा ऑब्वियसली उतना ज्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। सपोज जैसे ये एक सॉलिड है, अब यदि मान लो मैं इस सॉलिड के 4 पीस कर देता हूं, अभी तुम देखो कितने सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो सकता है। ये सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अंदर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। लेकिन यदि मैंने इसके पीसेस कर दिए, मान लो 4 टुकड़े कर दिए इसके, ये मैंने इसके 4 पीसेस कर दिए। पहले एड्सॉर्प्शन कहां हो रहा था, सिर्फ सरफेस पे, अंदर कहीं नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने पीसेस कर दिए तो जो बाहर पे एड्सॉर्प्शन हो रहा था वो तो होगा ही, ये बाहर वाली सरफेस पे तो हो रहा है। लेकिन अब ये जो अंदर वाली सरफेस है जो पहले बंद थी, ये अब ओपन में आ गई, तो यहां भी होने लगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेसिफिक एरिया है वो बढ़ गया, वो एरिया जहां पर एड्सॉर्प्शन हो रहा है गैस का वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब अब एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा।
तो जितना ज्यादा स्पेसिफिक एरिया होता है उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर। In order to understand the effect of pressure on adsorption, a graph is plotted between extent of adsorption and pressure of gas. Extent of adsorption is x upon m, where x is the mass of adsorbate and m is the mass of adsorbent. मतलब प्रेशर का इफेक्ट समझने के लिए हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। किस किस के बीच में? प्रेशर ऑफ गैस और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा, जिसमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का मतलब होता है x अपॉन m। यहां पर x क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट मतलब जो जमा हुआ गैस, और m क्या है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिसकी सरफेस पे जमा हुआ, दैट इज सॉलिड। तो x अपॉन m मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और जो भी गैस जमा हो रही है उसका प्रेशर। इन दोनों के बीच में अपन एक ग्राफ बनाएंगे। उस ग्राफ से समझ में आता है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है ऑन एड्सॉर्प्शन। तो हमने y एक्सिस पे लेना है x अपॉन m, x एक्सिस पे लेना है प्रेशर। इनके बीच में जो ग्राफ बनता है उसका शेप ऐसा होता है। ये जो प्रेशर है इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर, जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर। ये है सैचुरेशन प्रेशर। शुरू में तुम देखो तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल। अब कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब होता है दो वेरिएबल्स के बीच में? जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पहली कंडीशन लेते हैं अपन, एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे ये x अपॉन m p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। यदि हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो x अपॉन m इक्वल टू k, p की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 लिख सकते हैं। ये लो प्रेशर पे हुआ। अब हाई प्रेशर पे देखें अपन। हाई प्रेशर पे ये लो वाला प्रेशर हो गया, हाई वाला इधर यहां पे। एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे तुम देखो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती है y इक्वल टू कांस्टेंट। यहां पर देखो y एक्सिस पे क्या है? y एक्सिस पे है x अपॉन m, तो y की जगह रखेंगे हम x अपॉन m इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट हमने लिया था k। ये हुआ हाई प्रेशर पे। अब इसमें तुम्हें दिख रहा है p तो आ ही नहीं रहा। यदि P नहीं आ रहा तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं K P टू द पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो लो प्रेशर पे P की पावर में 1 आ रहा है, हाई प्रेशर पे P की पावर में 0 आ रहा है। तो यदि अपन बीच का प्रेशर लेते हैं तो P की पावर में 0 और 1 के बीच का नंबर आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं। लो प्रेशर पे P की पावर में 1 आ रहा है, हाई प्रेशर पे P की पावर में 0 आ रहा है। तो बीच के प्रेशर पे जो P की पावर है यहां पे वो 0 और 1 के बीच का नंबर होगा। अब 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 0 और 1 के बीच में आता है 1/2, 1/3, 1/4, इस टाइप के नंबर्स आते हैं। इसका मतलब यदि अपन बीच का प्रेशर लेंगे तो P की पावर में 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2, 1/3, 1/4 इस टाइप का आता है, उस फॉर्म में आना चाहिए। तो उसको अपन लिख सकते हैं 1/n, जहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कोई भी वैल्यू रखो 2, 3, 4 यहां पर 1/2, 1/3, 1/4, जो भी नंबर आएगा वो 0 और 1 के बीच का होगा। ये कहां पर हुआ? ये हुआ बीच के प्रेशर पे। बीच के प्रेशर को अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर।
इंटरमीडिएट प्रेशर। तो ऐसे अपन को पता चला ग्राफ से कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है x अपॉन m, वो प्रेशर के ऊपर किस किस तरह से डिपेंड कर रही है। ये जो पूरा ग्राफ है बच्चों, ये बनाया जाता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो अपन जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तुमने 11th क्लास में पढ़ा है। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर सेम रहे तो अपन प्रोसेस को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम रख के अपन ने ग्राफ बनाया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, क्योंकि ग्राफ बनाते समय अपन टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड कांस्टेंट रखते हैं, इसलिए इसको अपन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम लॉग लेते हैं दोनों तरफ। इसमें दोनों तरफ लॉग लिया, तो लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k p टू द पावर 1 अपॉन n, ऐसा आ जाएगा। लॉग में इनटू वाली टर्म प्लस हो जाती है, ये हो जाएगा लॉग k प्लस लॉग p टू द पावर 1 अपॉन n। ये log टू द बेस ही x अपॉन m, ये ऐसे ही रहा। ये हो जाएगा log k टू द बेस ही, यहां पे जो ये पावर है 1 अपॉन n वो आगे आ जाएगी, तो प्लस 1 अपॉन n log p टू द बेस ही, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन आ गई बच्चों, इसको लेके अपन ग्राफ बनाएंगे। पहले हम ये देख लें कि इक्वेशन किसके जैसी है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन अपन जानते हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। यदि मैं इसको y ले लूं log x अपॉन m को, यदि मैं log p को x ले लूं, y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं log x अपॉन m, ये y एक्सिस पे लिया, x एक्सिस पे लिया log p, ये तो हमें दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में x के सामने जो लिखा रहता है वो स्लोप कहलाता है m, उसकी जगह यहां पर आ रहा है 1 अपॉन n, तो स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू हो गया 1 अपॉन n। ये जो लाइन की इक्वेशन में c होता है, ये होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जितनी लेंथ कटी होती है वो, उसकी जगह आ रहा है log k, तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ये होता है c, जिसकी वैल्यू हमें दिख रही है log k है। तो अब यदि अपन इसका ग्राफ बनाएं, तो क्योंकि स्लोप तुम्हें दिख रहा है पॉजिटिव है, जब किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव होता है ना तो वो नीचे से ऊपर जाती है, और स्लोप जब नेगेटिव होता है तो वो ऊपर से नीचे जाती है। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है, मतलब लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये जो लाइन का ग्राफ है ये ऐसा बनता है, ये ऐसा बनता है। अब ये जितनी लेंथ कट हो रही है ऑन y एक्सिस, इसको अपन बोलते हैं c, जो यहां पर है log k। तो ये जो इंटरसेप्ट कट है ये होता है c, जो हो गया log k, और स्लोप हमने बोला 1 अपॉन n है। अब स्लोप कैसे निकाल सकते हैं अपन? यहां पे सपोज हमने 2 पॉइंट ले लिए a और b, यहां से अपन ने एक लाइन बनाई पैरेलल टू x एक्सिस, ये पैरेलल टू y एक्सिस, इस एंगल को लिया थीटा। तो तुम जानते हो स्लोप जो है उसको अपन बोलते हैं m, और m होता है tan थीटा। इस पॉइंट को सपोज हमने c ले लिया, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया bc अपॉन ac, ये स्लोप की वैल्यू आ गई। लेकिन यही स्लोप तो 1 अपॉन n था, तो ये जो भी अपना bc अपॉन ac आया, इसको हम इक्वल टू 1 अपॉन n कर सकते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू आ जाएगी ac अपॉन bc, ये n आ जाएगा। ये n की वैल्यू आ गई। अब हमने पढ़ा था कि x अपॉन m इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n है। तो अब ये n कितना है यहाँ पे, वो अपन को यहां से पता चल गया।
मैंने बोला था n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, तो वो 2 है कि 3 है कि 4 है वो अपन को यहां से पता चल जाता है। तो अपन ने इक्वेशन तो देख ली, अब कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट किया। हमने ये सब जो पढ़ा इसमें, उससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो जो अपन ने ग्राफ बनाया था, हम उसी को एक बार फिर से बना के देखें। तो अपना जो ग्राफ था वो ऐसा था, यूं, फिर ऐसे गया था और पैरेलल हो गया था। यहां पर हमने लिया था एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन और यहां पर हमने लिया था प्रेशर। तो क्या समझ में आ रहा है ग्राफ से कि शुरू में x/m p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे एक्सटेंट बढ़ती है। जैसे प्रेशर को डबल करा तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन हाई प्रेशर पे जाके एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद यहां के बाद, जिसको मैंने सैचुरेशन प्रेशर बोला था, इसके बाद तुम प्रेशर कितने बढ़ा लो ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो शुरू में बढ़ता है, आखिरी में कांस्टेंट हो जाता है, और बीच में जैसे जैसे पी को चेंज करते हो वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। शुरू में डायरेक्टली होता है, डबल करने पे डबल हो जाता है, ट्रिपल पे ट्रिपल, पर आगे बीच में जाने के बाद प्रेशर को तुम डबल भी करोगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता तो है पर उतना नहीं बढ़ता जितना शुरू में बढ़ रहा था। ये जो ग्राफ बनाया था अपन ने इसको बोला था एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसके नाम पर अपन इसको बोलते हैं फ्रेंडिच, FREUNDLICH, फ्रेंडिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ये साइंटिस्ट के नाम पे इसको बोला जाता है फ्रेंडिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आखिरी इफेक्ट है बच्चों, आखिरी फैक्टर है जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करता है, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसमें फिर एक ग्राफ बनाना है, अ ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें प्रेशर कांस्टेंट रखना, उसमें हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन आइसोबार। इसको बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। तो हम ये एड्सॉर्प्शन आइसोबार बनाएंगे। यहां लिया हमने x/m, ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और x एक्सिस पे टेम्परेचर। इसमें ये फिजिसॉर्प्शन के लिए ग्राफ अलग होता है और केमिसॉर्प्शन के लिए अलग होता है। फिजिसॉर्प्शन जिसमें मैंने बोला था कि कोई केमिकल बॉन्ड्स नहीं होते, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, और केमिसॉर्प्शन में मैंने बोला था केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो मैंने बोला था सॉलिड को गर्म करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल उसको छोड़ के जाने लगते हैं। यदि गैस के मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ के जाने लगे मतलब एड्सॉर्प्शन कम हो गया। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये फिजिसॉर्प्शन का ग्राफ होता है। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। आइसोबार, आइसो मतलब सेम और बार प्रेशर की यूनिट होती है, तो सेम प्रेशर, उसमें अपन बोलते थे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। केमिसॉर्प्शन का ग्राफ कैसा होता है, इसमें भी यहां लेना है हमें एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यहां लेना है टेम्परेचर। इसका ग्राफ ऐसा होता है, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स यहां सरफेस पे जमा होने लगते हैं, सॉलिड के साथ बॉन्ड्स बनाते जाते हैं। लेकिन यदि अपन ने टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये जो बॉन्ड बन चुके थे अब ये टूटने लगते हैं। जब ये टूटने लगेंगे तो मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ने लगेंगे, तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो पहले बढ़ता है क्योंकि बॉन्ड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद बॉन्ड टूटने लगते हैं तो ये डिक्रीज हो जाता है। ये केमिसॉर्प्शन होता है, और ये फिजिसॉर्प्शन के लिए एड्सॉर्प्शन आइसोबार होता है।